हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप प्रिपरेशन सब अच्छा चल रहा होगा आपका। तो बर्ट्रैंड रसल, लेट्स बिगिन विद द नेम दैट शेप्ड मॉडर्न थिंकिंग। पूरा नाम क्या है इनका? इनका पूरा नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। ये पूरा नाम है इनका यहाँ पे। तो आप ये नाम शायद फिलोसॉफी या लॉजिक में आपने कहीं पे, अगर आप लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह अपने थिंकर्स के बारे में पढ़ा हो तो उनका नाम सुना होगा आपने। बट रसल सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, ही वॉज अ मूवमेंट, एक वॉइस थे, एक रेवोल्यूशन थे खुद में। तो आखिर हु वॉज बर्ट्रैंड रसल? कौन थे ये आखिर? सो ही वॉज बॉर्न इन 1872 में इनका जन्म हुआ था, और इन 1970 में ही डाइड। ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लॉन्ग लाइफ, और हर डिकेड में इन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियंस थे, लॉजिशियंस थे, और आपके सोशल क्रिटिक भी थे। एंड ही वॉज अ रिफॉर्मर एज वेल, और एक बहुत ही बड़े पीस एक्टिविस्ट भी थे ये। इमेजिन, एक पर्सन जो मैथ्स भी समझता है, फिलोसॉफी भी पढ़ता है, और दुनिया को बदलने का विजन भी रखता है। सो दैट वाज रसल। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ो तो ये ग्रैंडसन थे जॉन रसल के। जो कौन थे जॉन रसल? हु वाज जॉन रसल? जॉन रसल वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जॉन रसल आपका। मतलब ही वॉज बॉर्न इन अ पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअली रिच फैमिली। बट हियर्स द ट्विस्ट, यहाँ पे इन्होंने अपना प्रिविलेज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया इन्होंने। इंस्टेड ऑफ पावर, इन्होंने चूज किया सच्चाई को, रीजन को और ह्यूमैनिटी को। स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि ग्रेट थिंकर्स आर बॉर्न ग्रेट, पर ऐसा होता नहीं है। ये आपके शेप किए जाते हैं बाय व्हाट दे क्वेश्चन। तो रसल का बात करो आपका, तो रसल इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एनालिटिक फिलोसॉफी। फाउंडर थे यहाँ पे। रसल को काउंट किया जाता है आपका इसी फाउंडर्स कैटेगरी में। यहाँ पे जो आपका स्कूल ऑफ थॉट था एनालिटिक फिलोसॉफी, तो क्या रिप्रेजेंट करता था? ये बोलते थे कि क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंफ्यूजन डिस्गाइज्ड एज डेप्थ। तो सिंपल शब्दों में, फिलोसॉफी को मुश्किल बनाने से कोई बड़ा फिलोसोफर नहीं होता। ट्रूथ मस्ट बी क्लियर, लॉजिकल और एक्सेसिबल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जो फिलोसॉफी के बेसिक ऑर्डर्स थे, उनको बहुत ही सिंपल से सिंबॉलिक लॉजिक्स वगैरह के साथ में यूज किया। ऑलमोस्ट द वे अ मैथ्स टीचर सॉल्व्स अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, ऐसे ही उन्होंने अपने सारी जो लॉजिक्स वगैरह है उनको यूज करके सिंपल तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन करी। ये आपके रसल से पहले क्या था आपके? लॉजिक था। लॉजिक आपका मोस्टली वर्बल डिस्कशंस के थ्रू किया जाता था, डिस्कस होता था। लेकिन जब रसल आए तो इन्होंने बोला कि लेट्स ट्रीट लॉजिक लाइक मैथमेटिक्स, जो कि प्रिसाइज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और अनकॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। और इसी वजह से दिस गेव बर्थ टू मॉडर्न कंप्यूटर साइंस लॉजिक, लिंग्विस्टिक लॉजिक और एनालिटिक रीजनिंग। इन्हीं की देन है ये सारी चीजें जो आप आज पढ़ रहे हो। तो आज हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, उसकी फाउंडेशंस आपकी किसने की थी? ये आपके रसल ने की थी। यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल ने की थी इसकी फाउंडेशंस आपके यहाँ पे। इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था 1950 में। यस, लिटरेचर के लिए। पीपल समटाइम्स दे गेट सरप्राइज्ड कि अरे, मैथमेटिशियन को लिटरेचर के लिए कैसे नोबेल प्राइज मिल सकता है? मिला, क्योंकि रसल ने अपनी स्टोरीज वगैरह को पोएम्स वगैरह में नहीं लिखा, बल्कि ही गॉट इट फॉर हिज फियरलेस एसेज। उन्होंने बहुत ही अच्छे एसेज लिखे, फ्रीडम के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर, ह्यूमन सफरिंग के ऊपर, वर्ल्ड पीस के ऊपर, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने एसेज वगैरह लिखे, जो आज भी आपके बहुत पॉपुलर है। इनकी राइटिंग इतनी शार्प थी कि पढ़ते वक्त लगता है कि आपको, मतलब रियली भी यू फील सो इमोशनल एंड सो लॉस्ट इन हिज स्टडीज की आंखों से आंसू आ जाए, है ना? तो ये इतना अच्छे तरीके से लिखते थे यहाँ पे। तो रसल सिर्फ और सिर्फ राइटर नहीं थे, बल्कि ही वॉज अ वॉरियर ऑफ पीस। ये किस चीज के ऊपर आपके एडवोकेट कर रहे थे? ये एडवोकेट कर रहे थे आपके यहाँ पे, आपके पीस और पैसिफिज्म के ऊपर एडवोकेट कर रहे थे। ये इनका मानना था कि वॉर डिस्ट्रॉय करता है माइंड्स को बिफोर बॉडीज। तो ये अपोज किया था इन्होंने दोनों वॉर्स को ओपनली। उस जमाने में ऑपोजिशन का मतलब हो सकता था, और हुआ भी। ही वॉज इम्प्रिजेंट, जेल 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 में डाल दिया गया इनको यहाँ पे। फिर आया इनका रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर। अब ये किसी सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करते थे, ना ही किसी ब्लाइंड बिलीफ पे अपना भरोसा रखते थे यहाँ पे। ये एविडेंस को
बोलते थे कि यूज एविडेंस, यूज लॉजिक, यूज कॉमन सेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करते थे। ये लिबरल ह्यूमनिज्म की भी पायनियर रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं। ये बोलते थे कि हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट कर रो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास या नेशनैलिटी। एंटी डॉगमेटिज्म में ही यूज्ड टू से कि डॉगमा जो होता है, डॉगमा आपका क्यूरियोसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अगर आप इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो क्या होगा, आपका वहीं पर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज क्यूरियोसिटी क्रिएट सिविलाइजेशन। इसीलिए ये एंटी डॉगमेटिज्म थे यहाँ पे, है ना। किसी फेथ वगैरह पे इनका बिलीव नहीं था। फिर आता है इनका इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। ये बोलते थे कि आपको सोचना चाहिए फ्रीली, थिंक फ्रीली, क्वेश्चन बोल्डली, इवन इफ द एंटायर वर्ल्ड डिसअग्रीज। पूरी दुनिया आपके खिलाफ चली जाए लेकिन आप तब भी क्वेश्चन करते रहो यहाँ पे आपका। तो ये क्वालिटीज रसल को स्टूडेंट्स की फेवरेट बना देती है और एग्जाम की भी फेवरेट बना देती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका कोई बिलीफ था एजुकेशन मस्ट क्रिएट फ्री फियरलेस रीजनिंग माइंड्स यहाँ पे। ना व्हाट वाज रसल अपोज टू, क्यों उनको अपोज किया गया था यहाँ पे? तो देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से और एजुकेशन की सीड जर्मिनेट होती है आपकी, कि इनको क्यों अपोज किया गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जो वॉर, अथॉरिटेरिज्म, ब्लाइंड ओबीडियंस, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अब डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, ये इनके मेजर वर्क्स है जो इन्होंने इनके अलावा लिखे थे यहाँ पे। आपको इन वर्क्स को डिटेल में पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑन ऑफ एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे दो। यहाँ पे इसको एक बार रीड कर लेना। प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, ये फाउंडेशन है सिंबॉलिक लॉजिक का यहाँ पे। प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, ये सिंप्लीफाइड थ्योरी ऑफ नॉलेज है यहाँ पे। इनको आप एक बार रीड कर लेंगे, यू डोंट हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। आपका एक ही वर्क है जिस पर आपको फोकस करना है, और वो है आपका और एजुकेशन, जिसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे इस वर्क को, देखो अभी आप इसको, जब आप रसल के एंटायर करियर पे देखोगे तो आपको नोटिस होगा कि एक बहुत ही टाइट सी थ्रेड सारे वर्क्स के बीच में आपके देखने को मिलेगी। हर स्पीच, हर प्रोटेस्ट, हर जो भी चीज़ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, भले वो इनका राइटिंग हुआ प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, या फिर ये अपने इनका फाइट हुआ अगेंस्ट वॉर, है ना, या फिर ये अपनी सेक्सुअल हिपोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं, या एनालाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर और स्ट्रक्चर्स को। तो ये सारी चीज में एक चीज कॉमन थी, और वो क्या था? ही नेवर टॉलरेटेड डॉगमा। उन्होंने कभी भी डॉगमा को टॉलरेट नहीं किया। इसको लेके इनको क्या था? जीरो टॉलरेंस था। अब आप बोलोगे कि ये डॉगमा क्या बोला है, क्या चीज है डॉगमा? डॉगमा का मतलब है अ बिलीफ दैट यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन, कि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और रसल के लिए कोई भी बिलीफ, चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, अगर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता तो वो डेंजरस है, खतरनाक है। दिस इज वाई हिज वर्क्स फील लाइक अ कंटिन्यूअस रेबेलियन अगेंस्ट मेंटल स्लेवरी, ब्लाइंड ट्रेडिशन, और आपका जो अनक्रिटिकल ओबीडियंस होता है उसको लेके। अब आप सोचो, अगर एक इंसान पूरी जिंदगी यही सीखता रहे, है ना, पूरी जिंदगी यही सिखाता रहे कि क्वेश्चन एवरीथिंग, तो फिर उसके लिए क्या विजन रहा होगा? एग्जैक्टली वही आपका ये जो फिलोसफी है वो और एजुकेशन में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आपका सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये रसल का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, जो प्रोड्यूस करना चाहता है ऐसे माइंड्स दैट डू नॉट डील इन फ्रंट ऑफ टेरेडी, ऐसी सोच जो प्रोपागेंडा से बच सके, ऐसी पर्सनैलिटी जो फियर से पैरालाइज ना हो, और ऐसे सिटीजन जो पावर के सामने सिर्फ ओबे ना करे बल्कि रीजन कर सके, सवाल पूछ सके। तो आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हो कि इफ हिज अदर वर्क्स फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, देन आवर एजुकेशन टीचेस हाउ टू प्रिवेंट ऑपरेशन फ्रॉम बीइंग टोल्ड। बचपन से ही अगर बच्चे को फ्री फियरलेस क्वेश्चनिंग माइंड मिलता है, then he or she cannot be manipulated as an adult, and that is the essence of Russell's educational vision। यही इनका फिलोसॉफी आपको इस वर्क पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो वर्क है आपका, ये आपका वर्क पब्लिश हुआ था 1926 में, ठीक है। तो ये वो साल था, ये वो साल था, ये कोई ये जो सॉरी ये वो साल था, ये जो ईयर है आपका ये कोई रैंडम ईयर नहीं है।
यूरोप had just come out of the traumatic shock of the world. वर्ल्ड वॉर वन के शौक से बाहर ही आया था और एंटायर सोसाइटीज कोशिश कर रही थी समझने की कि कैसे इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन पॉसिबल हुआ. तो रसल ने ही लुक्ड एट द स्कूल्स ऑफ हिज टाइम एंड रियलाइज्ड ये बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं रहे, ये इनकी कंडीशनिंग हो रही है. एंड दिस रियलाइजेशन पुश्ड हिम टू राइट अ बुक दैट वुड ट्रांसफॉर्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ स्कूलिंग. ये जो बुक है इसका कंप्लीट टाइटल है आपका, क्या कंप्लीट टाइटल है ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये इसका कंप्लीट टाइटल है ऑन एजुकेशन स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड. ये इसका कंप्लीट टाइटल है और ये कंप्लीट टाइटल ही आपका ये रियलाइज करवा रहा है यहाँ पे आपको उनके इंटेंशन को. यहाँ पे इट इटसेल्फ द टाइटल कंप्लीट इटसेल्फ रिवील्स हिज इंटेंशन. रसल का मानना था कि जो आपके अर्ली ईयर्स होते हैं, अर्ली ईयर्स बोले तो ये जो 0 to 7 ईयर्स आपके डेवलपिंग वाले ईयर्स होते हैं यहाँ पे, तो यही वो मिट्टी, ये सॉइल होती है जहाँ पे अडल्ट माइंड के बीज बोए जाते हैं. अगर सॉइल हेल्दी हो बच्चा फ्री और फियरलेस बनेगा. अगर सॉइल में डर, पनिशमेंट और अंधा ओबीडियंस हो तो बच्चा इमोशनली क्रिपल्ड होगा. चाहे मार्क्स कितने भी आ जाए वो कभी भी खुद की सोचने की क्षमता डेवलप नहीं कर पाएगा. सो व्हाट वाज हिज पर्पस? पर्पस क्या था इनका? पर्पस था ही वांटेड टू रीडिजाइन एजुकेशन बाय कंबाइनिंग. क्या कंबाइन करना चाहते थे? वो कंबाइन करना चाहते थे साइंटिफिक साइकोलॉजी, इमोशनल विजडम और आपकी फ्रीडम को एक साथ में यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट देखना चाहते थे विच वॉज डीपली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्डहुड. रसल ने कहा था कि बच्चा कोई क्ले नहीं है जिसे शेप देकर हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड कर देंगे. अच्छा आज हमें सही लग रहा तो आज तुम ऐसा बिहेव करो, अच्छा आज हमें ये लग रहा तो तुम ऐसा बिहेव करो. रसल ने बोला था कि चाइल्ड इज नॉट अ प्रोजेक्ट, वो भी इंसान है, द चाइल्ड इज अ पर्सन. और फिर उन्होंने एक वार्निंग दी थी, अ वार्निंग दैट फील्स लाइक प्रोफेसी इवन टुडे. और वो वार्निंग क्या थी? इफ वी रेज चिल्ड्रन ओनली टू ओबे वी प्रिपेयर देम फॉर वॉर नॉट फॉर लाइफ. अगर हम स्कूल्स को ओबीडियंस फैक्ट्री बना देंगे, अगर हम फियर का, डिसिप्लिन का सब्स्टिट्यूट बना देंगे तो हम इंटेलिजेंट मशीन्स तो बना देंगे पर जो थिंकिंग ह्यूमंस है वो कभी नहीं बन पाएंगे. रसल चाहते थे कि एजुकेशन क्या प्रोड्यूस करे? क्यूरियस माइंड्स को, स्टेबल इमोशंस को, एम्पैथी, करेज और इन सबसे ऊपर फ्रीडम को. तो और एजुकेशन क्या है? और एजुकेशन इनका मैनुअल है फॉर दैट न्यू वर्ल्ड. एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे दे कैन लर्न नॉट बिकॉज दे फियर पनिशमेंट बट बिकॉज दे लव डिस्कवरिंग लाइफ. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सीखे यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो यहाँ पे आप. और एजुकेशन के लिए जब रसल ने लिखना स्टार्ट किया था तो आपका वर्ल्ड बहुत फ्रेजाइल चल रहा था, बहुत डेंजरस टाइप था. ये वो पीरियड था जिसे हम इंटर वॉर पीरियड कहते हैं. वर्ल्ड वॉर वन के बाद और वर्ल्ड वॉर टू के पहले का जमाना. एक तरफ दुनिया थकी हुई थी, टूटी हुई थी, इमोशनली वुंडेड थी और दूसरी तरफ नया पॉलिटिकल स्टॉप्स चुपचाप बिल्ड हो रहे थे यहाँ पे. तो आप ये देखो कि क्यों ये बुक को यहाँ पे रसल ने लिखा गया, क्यों लिखा तो उन्होंने ये. पहला रीजन तो ये था ट्रॉमा और डिस्ट्रक्शन आपका. तो ये जो आपका 1918 के बाद का आफ्टर शॉक था, तो वर्ल्ड वॉर वन ने यूरोप को अंदर से हिला दिया था. सारी सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी, मिलियंस वर डेड, फैमिलीज बेचारी टूट चुकी थी, लोग बाग बहुत डरे हुए थे, कंफ्यूज और गुस्सा था. और सबको एक ही क्वेश्चन परेशान करा था, सवाल कि हाउ डिड ह्यूमैनिटी फॉल सो लो. इतना कैसे गिर सकते हैं नीचे. घरों में चुप्पी थी और क्लासरूम्स में डिसिप्लिन. लोगों को लगता था कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ही सोसाइटी को अब हैंडल कर सकता है. फिर दूसरा रीजन था राइज ऑफ नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म. अब हुआ क्या इस दर्द के बाद? कौन से दर्द के बाद? ये आपके जो ये वर्ल्ड वॉर है, नेशंस वगैरह क्या थे, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव बन गए. क्या बोलते थे? देश सबसे पहले है, नेशन अबव ऑल, कंट्री फर्स्ट, नेशन अबव ऑल. ऐसे स्लोगन स्कूल में घुस गए. बच्चों को सिखाया जा रहा था ओबीडियंस का मतलब क्या है, अद्धा अद्धा ओबीडियंस का मतलब है पेट्रोटिज्म. अगर तुम बिना क्वेश्चन सवाल किए सारी बात मान रहे हो तो तुम देशभक्त हो, और अगर तुम सवाल उठा रहे हो, इफ यू आर क्वेश्चनिंग, तो वो क्या हो? तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम टेररिस्ट हो, देशद्रोही हो. तो रसल को ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक और डेंजरस लगा. उन्होंने देखा कि स्कूल्स बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं बना रहे बल्कि यूनिफॉर्म माइंड्स बनाते जा रहे हैं.
फिर था इनका यहाँ पे स्ट्रिक्ट विक्टोरियन और एडवर्डियन पेरेंटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ था आपका, यहाँ पे देखो आपका जो आज हम जेंटल पेरेंटिंग की बात करते हैं, है ना, कि बच्चों को डांटो मत, बच्चों को ये मत करो, वो मत करो, गुस्सा मत करो, उस टाइप पर घर हो या स्कूल, डिसिप्लिन का मतलब था फियर, डर। चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट हर्ड, ये कॉमन बिलीफ था। रसल ने इसी इमोशनल स्टारवेशन को, आपको इसी चीज को इन्होंने इमोशनल स्टारवेशन बोला है यहाँ पे। फिर ये इन्फ्लुएंस भी थे आपके फ्रूड और चाइल्ड साइकोलॉजी के टाइप लिए उसके बेस्ड ऑन पे। तो इस टाइप पर फ्रूड और दूसरे साइकोलॉजिस्ट बचपन की इमोशनल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहे थे। पहली बार दुनिया समझ रही थी कि बच्चे का माइंड कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है कि कुछ भी इसमें कर दिया, ड्रॉ कर दिया, बल्कि एक सेंसिटिव लिविंग सिस्टम है। रसल ने साइकोलॉजी को अपना पावरफुल अलाय बनाया। उन्होंने बोला एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन हाउ अ चाइल्ड एक्चुअली ग्रोज, नॉट हाउ अडल्ट्स विश द चाइल्ड टू बी। आप अपने हिसाब से बच्चों को नहीं आप पाल पोस के बड़ा कर सकते हो कि आपका ये मन कर रहा है तो आपने वैसा उसको कर दिया, वैसा बना दिया, वैसा कर दिया, उसको डरा धमका के। उसका खुद का एक वो है यहाँ पे तरीका जीने का या फिर उभरने का यहाँ पे, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था फियर बेस्ड डिसिप्लिन कॉमन इन यूरोपियन क्लासरूम्स के बारे में। अब ये क्या था, यूरोपियन क्लासरूम्स को एक मिनी मिलिट्री कैंप जैसा चला रहे थे। स्ट्रेट लाइन्स में खड़े हो जाओ, चुपचाप से बैठे रहो, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई चू भी करेगा तो पनिशमेंट आ जाएगी। वो जो हमारे टाइम पे हमारे टीचर्स बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस, वो चीज वाला चल रहा था कॉन्सेप्ट यहाँ पे। बट ऑब्वियसली हाँ थोड़ा सा उसका एक्सट्रीम वर्जन था, इतना हमारा स्ट्रिक्टनेस कहाँ थी हमारे यहाँ। तो टीचर क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे आपकी, टीचर रिप्रेजेंट कर रहे थे आपकी अथॉरिटी को। स्टूडेंट्स कौन थे, वो थे आपके रिसीवर। क्वेश्चन कौन कर रहा था, ओबीडियंस। तो रसल को ये मॉडल देखकर डर लगता था, उन्हें लगता था कि जब फियर क्लासरूम का फाउंडेशन बन गया है तो लर्निंग तो फिर बनी जाएगी ना आपकी, फिर कैसे लर्निंग। फिर रीजन था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्टेट कंट्रोल स्कूलिंग। हर जगह फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्रीज क्या है, प्रिडिक्टेबल ओबीडियंट वर्कर्स है जो चाहिए थे उनको। और स्टेट भी चाहता था कि उनके जो सिटीजन्स है वो डिसिप्लिन रहे। तो आउटकम क्या होगा इसका, तो स्कूल बन गया ऐसी डिमांड का सप्लायर बन गया ऐसे डिमांड का। तो अब स्कूल क्या करने लगे, स्कूल टर्न इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। बेल बज रही है, बच्चे मूव कर रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कोई कहीं से डेविएट नहीं कर रहा, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। तो रसल ने इस बात के ऊपर बोला था कि ये सिस्टम सोल्जर्स बना सकता है पर थिंकर्स नहीं बना सकता अगर तुम ऐसे चलते रहोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब चीजों को देखकर रसल को एक बहुत ही कड़वा सा समझ में आ गया था कि स्कूल्स वर नो लॉन्गर टेम्पल्स ऑफ लर्निंग, बल्कि दे वर फैक्ट्रीज ऑफ ओबीडियंट, दे वर डिजाइनिंग चिल्ड्रन हु वुड फॉलो ऑर्डर्स इवन रॉन्ग वंस। और इसीलिए ऑन एजुकेशन लिखना जरूरी था। He wanted a world where education breaks fear, encourages society, curiosity, builds emotional strength, teaches reasoning और protects individuality, और सबसे ultimately it prevents another war। इसीलिए उन्होंने ये वर्क लिखा। रसल का मानना था बहुत ही स्ट्रांगली कि इफ वी डोंट चेंज हाउ वी टीच चिल्ड्रन दे विल रिपीट द ट्रेजेडीज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, है ना। अब आप इसका करेक्शन देखो, उनकी फिलोसॉफी और इनके इस वर्क को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बर्ट्रैंड रसल का एजुकेशन फिलोसॉफी हवा में नहीं बना, जो उनका एजुकेशन फिलोसॉफी था यहाँ पे, वो इट वॉज बॉर्न डायरेक्टली फ्रॉम हिज लाइफ वर्क। उनके जो लॉजिक थे, उनका जो ह्यूमनिज्म था, उनका जो फाइट अगेंस्ट वॉर था, हिज बिलीफ इन साइंस एंड हिज होप फॉर अ काइंडर वर्ल्ड। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन एजुकेशन को समझना मतलब रसल के माइंड को डीएनए समझना। तो कनेक्शंस को समझो आप एक एक को। लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग, रसल की पहचान सबसे पहले एक लॉजिशियन की थी। उन्होंने पूरी जिंदगी क्लैरिटी, रीजनिंग और एविडेंस का रास्ता पकड़ा। उनके लिए सोच का मतलब था बिलीव ओनली व्हाट द एविडेंस सपोर्ट्स। एविडेंस चाहिए हर चीज पे, नहीं तो बिलीव नहीं करेंगे वो किसी भी चीज पे, ठीक है। तो ये उनका मानना था, अंधविश्वास नहीं करेंगे। ही वांटेड प्रूफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो अब वो क्लैरिटी उन्होंने बच्चों में भी देखनी चाहिए। अजम्पशंस मत बनाओ, सुपरस्टिशंस को मत फॉलो करो, सवाल पूछो, प्रूफ ढूंढो, लॉजिक लगाओ।
उन्होंने एजुकेशन को एक मेंटल ट्रेनिंग ग्राउंड माना, जहां बच्चा डाउट करना सीखे और सारी चीजों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करे आपके। और उन्होंने वार्निंग दी कि कंफ्यूज माइंड्स क्रिएट कंफ्यूज सोसाइटी। इसीलिए उनके लिए स्कूलिंग का फर्स्ट ड्यूटी था टीच चिल्ड्रन हाउ टू थिंक क्लियरली एंड करेजियसली। सेकंड था इनका ह्यूमनिज्म और इमोशनल डेवलपमेंट। अब रसल सिर्फ लॉजिक वाले इंसान नहीं थे, उनके अंदर एक डीप ह्यूमनिस्ट दिल भी था। उनका बिलीफ सिंपल था, अ हैप्पी चाइल्ड लर्न्स, अ फ्राइटेंड चाइल्ड ओबेज। तो एजुकेशन का गोल क्या हुआ फिर? भाई हैप्पीनेस दो, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करो। इमोशनल सिक्योरिटी दोगे तो उनका मानना था कि अगर बच्चा अंदर से डरा हुआ है, एंशियस है या अशेम्ड है, तो कोई भी लॉजिक, कोई भी टेक्स्ट बुक उसके फ्री माइंड को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगी। ह्यूमैनिज्म ने रसल को सिखाया कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट नॉलेज, इट इज नरिशमेंट। वो दिल को हील करना उतना ही जरूरी है जितना दिमाग को ट्रेन करना है। पैसिफिज्म का बात करें यहाँ पे, तो रसल अपनी पूरी जिंदगी वॉर के खिलाफ थे। उन्हें पता था एक बात तो, कि वॉर बिगिंस इन ओबीडिएंट माइंड्स, नॉट फ्री वंस। इसीलिए उन्होंने स्कूलिंग को ओपनली क्वेश्चन किया कि व्हाई मस्ट चिल्ड्रन ओबे विदाउट रीजन, व्हाई मस्ट दे फियर देयर टीचर्स, एंड व्हाई मस्ट डिसिप्लिन फियर लाइक अ पनिशमेंट। तो रसल के अकॉर्डिंग ऑथोरिटेरियन स्कूल क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं आपके सोल्जर्स को, अनथिंकिंग सिटीजन्स को, और आपके रूल फॉलोअर्स को, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह लो उनको, बट नेवर पीसफुल, कंपैशनेट या करेजियस थिंकर्स को। तो पैसिफिज्म ने उनको ये क्लैरिटी दी कि इफ एजुकेशन टीचेस ब्लाइंड ओबीडियंस टुडे, सोसाइटी विल पे द प्राइस टुमारो। इसीलिए उन्होंने एंटी अथॉरिटेरियन क्लासरूम्स को प्रमोट किया, जहां टीचर गाइड हो, डिक्टेटर नहीं। ठीक है, तो ये उनका मानना था यहाँ पे। फिर आता है आपका सोशल रिफॉर्म और आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इनका मानना था कि लर्निंग शुड बिल्ड कोऑपरेशन, नॉट हॉस्टिलिटी और राइवलरी। तो रसल की सोसाइटी की इनइक्वालिटीज बहुत ही बुरी लगती थी उनको, और उन्होंने देखा कि कंपटीशन अगर गलत तरीके से सिखाया जाए तो बच्चों में हॉस्टिलिटी, जेलेसी और ईगो क्रिएट होता है। उनका मानना था कि लर्निंग शुड बिल्ड रिलेशनशिप्स, ना कि दीवारें खड़ी करे। तो कॉपरेशन जरूरी था। क्यों कॉपरेशन जरूरी था? क्योंकि इससे एम्पैथी बनती है, टीम स्पिरिट ग्रो करती है, रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, कंपैरिजन कम होता है यहाँ पे। उनके हिसाब से एजुकेशन का काम है बेटर सिटीजन्स को बनाना, नॉट विनर्स और लूजर्स। इसीलिए उनके जो क्लासरूम्स थे, उनके क्लासरूम्स में जो स्पिरिट थी, वो क्या थी कि लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। इस स्पिरिट के चलते उन्होंने ये क्लासरूम्स को यहाँ पे प्रमोट किया था। फिर आता है यहाँ पे इनकी बात कर रहे थे ये साइंस की। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे रसल एक बहुत ही साइंटिफिक माइंड के इंसान थे, और जैसे जैसे साइकोलॉजी ग्रो कर रही थी, उन्होंने उसको तुरंत अपने एजुकेशनल थ्योरीज में इंटीग्रेट किया, मिक्स किया, ब्लेंड किया। उन्होंने कहा कि टीच अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर, नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। ये एम्फसाइज कर रहे थे कि पेडागोजी में उनको इंस्टिंक्ट, हैबिट्स, क्यूरियोसिटी, प्ले, एनवायरनमेंट, इमोशनल नीड्स, इन सब पे फोकस करना है। वो समझ गए थे कि बच्चा एक मशीन नहीं होता, उसका माइंड एक इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। साइंस ने रसल को बताया था कि चिल्ड्रन लर्न नेचुरली थ्रू क्यूरियोसिटी, पनिशमेंट डैमेज करती है आपकी लर्निंग को, और प्ले जो खेलने का जरिया होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये उन्होंने यहाँ पे आपका बताया था, जिसके बारे में उनको आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे लेके। ठीक है, अब आप आओ यहाँ पे, देखो अपने स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क को देखो। अब आप यहाँ पे तो देखो, बर्टन रसल ऑन एजुकेशन को बिल्कुल रैंडम चैप्टर्स में नहीं लिखा उन्होंने, बल्कि उन्होंने इस बुक को डिजाइन किया था एग्जैक्टली द वे अ चाइल्ड ग्रोज, फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड, फ्रॉम इंस्टिंक्ट टू इंटेलेक्ट, फ्रॉम इमोशंस टू एथिक्स। इसलिए जब आप इसी स्ट्रक्चर को समझोगे, तो आप पूरा का पूरा एजुकेशन फिलोसफी को एज अ लिविंग जर्नी की तरह समझ पाओगे। तो पहला देखो, इन्होंने फोकस किया था अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर। रसल के लिए अर्ली चाइल्डहुड सबसे सीक्रेट स्टेज थी। इनका मानना था कि अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, जो क्यूरियोसिटी, अफेक्शन और प्लेफुलनेस और एक्सप्लोरेशन को सिंबलाइज कर रहा है। अगर अडल्ट उन इंस्टिंक्ट को क्रश कर दे, तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं चिल्ड्रन मस्ट ग्रो नेचुरली,
नॉट बी फोर्स इन रिजिड मॉडल्स। यहाँ वो इमोशंस की इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं। अ लव्ड चाइल्ड लर्न्स बेटर देन अ फ्राइटेंड चाइल्ड। तो प्यार मतलब प्यार में बच्चा फलता है और डर में बच्चा सीखता नहीं है, ठीक है। वो बस वैसा का वैसे आपको डर के मारे फॉलो करेगा और कुछ नहीं करेगा। फियर और फ्रीडम का बात करो तो रसल ओपनली अटैक कर रहे थे फियर बेस्ड पेरेंटिंग को और आपके फियर बेस्ड स्कूलिंग के ऊपर। उन्होंने एक सीधा रूल था उनका कि वेयर देयर इज फियर देयर कैन बी नो इंटेलिजेंस। अगर बच्चे को हर वक्त डांट, पनिशमेंट या शेम का डर हो तो वो सिर्फ रूल फॉलोइंग मशीन बन जाता है, थिंकर नहीं। इसीलिए रसल फ्रीडम की एम्फोसाइज करते हैं। नॉट अनलिमिटेड फ्रीडम, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस जहां बच्चा अपनी आवाज सुन सके। फिर बात करें डिसिप्लिन और हैबिट की यहाँ पे, तो डिसिप्लिन के बारे में रसल का अप्रोच बहुत ऑनेस्ट था। वो बोल रहे थे कि फ्रीडम विदाउट स्ट्रक्चर बिकम्स केओस, लेकिन स्ट्रक्चर विदाउट फ्रीडम बिकम्स स्लेवरी। इसीलिए उनके हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है सेटिंग जेंटल बाउंड्रीज, और हैबिट्स आर द टूल्स दैट शेप अ बैलेंस लाइफ। यानी बच्चे को दबाना नहीं, बल्कि उसकी ग्रोथ को डायरेक्शन देना आपका काम है यहाँ पे। प्ले एंड क्यूरियोसिटी के बारे में बात करें तो रसल के लिए जो टाइम प्ले होता है ना, प्ले खेलना, वो कोई टाइम पास नहीं था। ही सॉ इट एज द चाइल्ड्स नेचुरल लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। प्ले क्या डेवलप करता है? क्रिएटिविटी, सोशल स्किल, इमोशनल बैलेंस, और क्यूरियोसिटी तो उनके लिए लर्निंग का इंजन थी। सॉरी। इनका मानना था कि जहां क्यूरियोसिटी मर गई वहां एजुकेशन खत्म हो गया। तो बच्चे अगर सवाल पूछना बंद कर दे तो उसका दिमाग बंद हो गया, ये आप समझ लो। फिर ये बात कर रहे थे रीजन और साइंस के ऊपर। अब इस पार्ट में रसल अपना लॉजिक का फुल पावर दिखा देते हैं। ही एनकरेजेस चिल्ड्रन टू आस्क व्हाई, डाउट फॉल्स बिलीव्स, टेस्ट आइडियाज, है ना, इन सारी चीजों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनके लिए रीजनिंग एक लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल थी। अ सोसाइटी विदाउट रीजनिंग इज इजी टू कंट्रोल एंड इजी टू मिसलीड, इजी टू डिवाइड। और रसल ऐसी सोसाइटी नहीं चाहते थे, ठीक है। मॉरल एजुकेशन के बारे में बात करो यहाँ पे, तो मॉरल एजुकेशन में ट्रेडिशनल स्कूलिंग में मॉरलिटी का मतलब होता था डू दिस और यू विल बी पनिश्ड। तो रसल ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। ही सेड रियल मॉरलिटी ग्रोज फ्रॉम सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सिक्वेंसेस। तो पनिशमेंट क्या क्रिएट करती है? डर को। लेकिन एम्पैथी क्रिएट करती है ह्यूमैनिटी को। ये चाहते थे कि चिल्ड्रन आपका बिहेव वेल करे क्योंकि वो समझे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, नॉट बिकॉज दे आर अफ्रेड। सेक्स एजुकेशन भी इतने ही इंपॉर्टेंट बताई थी। ये पार्ट अपने टाइम के हिसाब से बहुत एक्सट्रीमली बोल्ड था। रसल का मानना था कि सीक्रेसी आपके गिल्ट को क्रिएट करती है, शेम ट्रॉमा को क्रिएट करता है, और इग्नोरेंस क्रिएट करता है डेंजर को। उन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए, फैक्ट्स, क्लियरिटी और ऑनेस्टी के साथ में। एक बच्चा डिजर्व करता है टू नो द ट्रूथ विदाउट एम्बेरसमेंट। सच बताना बेहतर है छुपाने से, जिंदगी भर के डरने के चक्कर में, ठीक है। सोशल एजुकेशन का बात करें तो रसल ने देखा कि सोसाइटी आपकी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और अग्रेसिव बनती जा रही है। स्कूल्स बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट रेस करना सिखा रहे थे। उन्होंने इस अप्रोच को बहुत ही डेंजरस बोला। हमारे पेरेंट्स भी तो अनोइंगली बोलते थे ना कि अरे वो शर्मा जी का बेटा देखो रैंक लेके आया, वो लेके आया, वो लेके आया। तो क्या आप शर्मा जी के बेटे के साथ में फ्रेंडशिप में थे? नहीं, वो क्योंकि वो जेलिसी क्रिएट हो जाती है ना, वो कॉम्पिटिटिव भावना जग जाती है। तो इतना तो हमारे पेरेंट्स ने डीप सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दिस इज अ वेरी डेंजरस मेथड ऑफ रेजिंग अ किड, ठीक है। तो अब ये आप ये ध्यान में रखो। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे आपका टीचर और स्कूल को देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रसल का जो मॉडल था टीचर का, बहुत ही सॉफ्ट और वाइज था। उनका मानना था कि एक टीचर को काम, पेशेंट, अफेक्शनेट, इंटेलेक्चुअल और डोमिनेटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अ टीचर मस्ट नेवर फील ही ओन्स अ चाइल्ड। स्कूल शुड फील लाइक कि अ वर्शिप ऑफ आइडियाज, ना कि कोई रूल्स का प्रिजन जेल हो। तो टीचर क्या है? गाइड है, आपका मेंटोर है, फैसिलिटेटर है, ना कि कमांडर है। और फिर उन्होंने बात की है यहाँ पे आपके एम्स ऑफ एजुकेशन को लेके। सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन यहाँ आकर मिलता है। रसल के लिए एजुकेशन का फाइनल एम सिर्फ नॉलेज नहीं था। उन्होंने डिफाइन किया था 3 आउटकम्स। पहला आउटकम था हैप्पीनेस। अगर बच्चा अपनी जिंदगी पूरे अच्छे तरीके से जी सके बिना किसी डर के और खुशी के साथ में, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। इंटेलिजेंस, यहाँ पे क्लैरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी वो डेवलप कर सके। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डॉगमा,
ब्लाइंड ओबीडियंस। तो शिक्षा का काम खुश, समझदार और एक आज़ाद इंसान को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनकी मेन चीज़ें जो इन्होंने ऑन अपने एजुकेशन में डिस्कस की है। फिर उन्होंने बात की अपने कोर प्रिंसिपल्स को लेके यहाँ पे। तो रसल का एजुकेशनल प्रिंसिपल बिल्कुल सीधा और ह्यूमन है। ही वॉन्टेड टू क्रिएट फ्री, इंटेलिजेंट, इमोशनली बैलेंस्ड ह्यूमन बींग्स। और ये आपके जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही सिंपल से हैं। ये क्या था? फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो रसल अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं देते और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी नहीं। ही वॉन्ट्स अ बैलेंस फ्रीडम, जहां बच्चे एक्सप्लोर भी करें और थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हो। तो इस मिक्स से क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और मेच्योरिटी ग्रो होती है। फिर इनका मानना था यहाँ पे नो फियर बेस्ड डिसिप्लिन। मतलब उनका क्लियर बिलीव था कि फियर आपके इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। जहां डर होगा वहां क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए डिसिप्लिन शुड गाइड, नॉट स्केयर। फिर ये बात कर रहे थे प्ले इज अ सीरियस लर्निंग। तो रसल बोलते हैं कि प्ले आपका कोई ब्रेक नहीं है फ्रॉम लर्निंग, इट इज लर्निंग। तो ये आपका प्लेइंग क्या होता है, क्या बिल्ड करता है? कॉपरेशन, इमेजिनेशन, इमोशनल बैलेंस को आपको बिल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो खेलने में भी आप कुछ सीख ही रहे हो यहाँ पे। जो हमारे बोलते हैं ना कि अरे छोड़ो खेलना मिलना क्या है यहाँ पे, नहीं, खेलना इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर बोला है क्यूरियोसिटी इज सीक्रेट। अब चिल्ड्रन शुड लर्न बेस्ट, दे लर्न बेस्ट जब उन्हें नेचुरली इंटरेस्ट आता है किसी चीज में। जबरदस्ती किसी को कहीं पे झोंपोगे ना तो उसका आउटकम कभी कुछ नहीं निकलेगा। तो प्रेशर से सिर्फ स्ट्रेस बनता है, क्यूरियोसिटी से रियल नॉलेज बनती है। फिर आता है मोरालिटी ग्रोस थ्रू सिंपैथी। तो पनिशमेंट से बच्चा टेम्परेली बिहेव कर सकता है, पर सिंपैथी से उसके अंदर एक रियल गुडनेस, एक अच्छाई डेवलप होती है। एम्पैथी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉरल एजुकेशन। फिर बताया साइंटिफिक टेम्पर। तो रसल चाहते थे कि बच्चे हर बात को एविडेंस से समझे। क्वेश्चनिंग, डाउटिंग, रीजनिंग, ये सब लर्निंग के मेन टूल्स है जो उनको अडॉप्ट करने चाहिए, आने चाहिए। ऑनेस्ट सेक्स एजुकेशन, उनके हिसाब से सच्चाई से दिया गया नॉलेज बच्चों को गिल्ट, फियर, कंफ्यूजन से बचाता है। साइंटिफिक क्लैरिटी मेक्स देम इमोशनली हेल्दी एडल्ट्स। फिर आता है आपका एजुकेशन फॉर पीस यहाँ पे। तो ओबीडियंस बेस्ड टीचिंग प्रिपेयर क्या करती है? चिल्ड्रन फॉर वॉर, ब्लाइंड फॉलोइंग, नो क्वेश्चंस। लेकिन फ्रीडम बेस्ड टीचिंग क्या प्रिपेयर करती है? थिंकर्स जो आपके इनजस्टिस को रेजिस्ट कर सके। पीस की शुरुआत क्लासरूम से ही होती है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है आपके स्कूल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। स्टाइल और टेक्निक का बात करो तो रसल का राइटिंग स्टाइल बिल्कुल रीडर फ्रेंडली और ह्यूमन है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, ल्यूसिड है। यहाँ पे कोई उन्होंने फालतू का हैवी फिलोसॉफी मेंशन नहीं किया है। बीच बीच में थोड़ा जेंटल ह्यूमर ऐड किया है ताकि बात दिल तक जाए आपके, यहाँ पे बोरिंग ना लगे लेक्चर। फिलोसॉफिकल साइकोलॉजी, यहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स का परफेक्ट ब्लेंड किया गया है। नो जार्गन्स, मतलब कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है और बहुत डीप आइडियाज है। टोन का बात करो तो बहुत मॉरल, करेजियस और कंपैशनेट है, जैसे कि लाइक अ टीचर जो सच्ची में परवाह करता है आपकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कोट्स है यहाँ पे जो आप एक बार रीड कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या आपका बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंस देखो, ये आपका वर्क क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन का, इमोशनल इंटेलिजेंस का, प्रोग्रेसिव पेडागोजी का। ये ब्रिज करता है आपके ब्रिटिश ट्रेडिशनल स्कूल को मॉडर्न लिबरल एजुकेशन के साथ में। और आज भी आपकी साइकोलॉजी, पेडागोजी, एथिक्स और टीचर ट्रेनिंग में ये वर्क्स, इनके फिलोसफी को पढ़ाया जाता है, रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ। हाँ, ऑन एजुकेशन वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया था? इंटर वॉर पीरियड जो था आपका 1926 में इसको पब्लिश किया गया था। फुल टाइटल क्या है आपकी बुक का? ऑन एजुकेशन स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड, आपका फुल टाइटल है यहाँ पे। तो रसल ने चाइल्डहुड को सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना, इसलिए सबटाइटल में ही इसको हाईलाइट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू रसल द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंटेलिजेंस इज फियर है। तो रसल को कहते थे कि फियर से क्यूरियोसिटी मर जाती है, बच्चा डर के साथ कभी फ्रीली सोच नहीं सकता। रसल्स आइडियल टीचर शुड भी, कैसी होनी चाहिए आइडियल टीचर? काम, रैशनल और अफेक्शनेट। टीचर को मास्टर नहीं, गाइड होना चाहिए, शांत, बैलेंस्ड और इमोशनली वार्म, कि बच्चा कम से कम आपके पास आके पूछ तो सके। प्ले इज कंसिडर्ड बाय रसल एज, कैसा प्ले है ये आपका? इट इज कंसिडर्ड एज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड आपका लर्निंग को लेके। रसल का मानना था कि खेलना कूदना भी सीरियस लर्निंग है,
ये आपकी इमेजिनेशन और कॉपरेशन को डेवलप करती है। मॉरल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सिंपैथी एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर। तो पनिशमेंट से सिर्फ डर आता है, रियल मॉरलिटी एम्पैथी इन सब से ग्रो होती है आपके। सेक्स एजुकेशन शुड बी साइंटिफिक और फैक्चुअल होनी चाहिए। तो रसल मिथ्स और शेम के खिलाफ थे, ऑनेस्ट फैक्ट्स और इमोशनल हेल्थ उनके लिए बेटर बता रहे थे वो। रसल्स एजुकेशनल सिस्टम रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट करता है? ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन को रिजेक्ट कर रहा था ये यहाँ पे। द ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शेपिंग द बुक इज, कौन सा था वो था आपका इंटरवॉर पीरियड आपका, ठीक है। फिर है द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, क्या होना चाहिए अल्टीमेट एम? हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस और फ्रीडम आपका मेन अल्टीमेट गेम होना चाहिए आपका। रसल का मानना था कि एजुकेशन का गोल सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि एक फ्री, फियरलेस और रीजनिंग माइंड को बनाना है, डेवलप करना है, ठीक है। तो ये थे आपके बर्ट्रैंड रसल आपके लिए ऑन एजुकेशन। और अगर कोई आपको लेक्चर में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप ये ऐप में एक आज सुमन सेक्शन है, वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप ये वेबसाइट पे भी जाके आप सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरी संडेज आपके मॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो आप अटेंड कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हर किस्म के मॉक है आपके, और जो पेड मॉक्स है वो तो आपके पेड बैचेस के साथ अवेलेबल ही है, बट देन फ्री मॉक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी थोड़ी आवाज़ और थोड़ी इसके डिस्टर्बेंस के लिए आई अपोलोजाइज, मेरे को कोल्ड हो रखा है तो इसलिए थोड़ा आवाज़ और ये मेरा हालत थोड़ा सा ख़राब है अभी, इसलिए, ठीक है। सो ऑलराइट, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। और वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो आराम से, कॉल मत करना, टेक्स्ट करना प्लीज़, ठीक है। बाय।